मेरे पति और मैं एक कार्यशील लेखक हूँ। आप पूछते हैं यात्रा करने वाले लेखक क्या हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ। हम लिखते हैं वैसे ही जैसे हर लेखक लिखता है, लेकिन पारंपरिक लेखकों के विपरीत हमारे पास एक समस्या है। पारंपरिक लेखकों को कुछ लिखने के लिए प्रेरणा की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, या अगर उन्हें ऐसा करना भी है तो उन्हें कहानी शुरू करने से पहले बस एक बार इसे खोजने की ज़रूरत है। उनका दिमाग हमारे दिमाग से कहीं अधिक रचनात्मक है और आसानी से कहानियाँ गढ़ सकते हैं। हम बहुत बेकार हैं क्योंकि हमारा दिमाग खाली है, और दुख की बात है कि रचनात्मक नहीं है। इसीलिए हम इस दुनिया के हर इंच में छिपी हुई प्रेरणा और रचनात्मक की तलाश में घूमते रहते हैं। हमें अपनी कहानी के कथानक को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया की मदद की ज़रूरत है। क्या आपको यह सराहनीय लगता है? मेरा विश्वास करो, यह दर्द है। कभी कभी आपका दिमाग आपके आसपास की चीज़ों का निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त रूप से अनुकूलित नहीं होता है, और कभी कभी आपका चश्मा इतना साफ सुथरा नहीं होता कि वह परिवेश के हर बारीक विवरण को सूक्ष्मता से देख सके। यह पहली समस्या हर यात्रा करने वाले लेखक के लिए एक समस्या है। दूसरी विशेष रूप से मेरी है, और उस चीज़ को नापसंद करता हूँ जिसे मनुष्य स्वच्छता कहते हैं। ओ तेरी, मुझे जज मत करो, मैं हर दिन नहाता हूँ। भगवान, मेरी पत्नी ने शायद तुम्हें बोर कर दिया है। डार्लिंग, तुम्हें हमेशा यह समझाने की ज़रूरत नहीं है कि यात्रा करने वाले लेखक क्या होते हैं। गैर वह खुद को यही कहती है। मैं बस उसे एक यात्री, अधिक सटीक रूप से एक खोजकर्ता कहता हूँ। और मैं क्या हूँ? मैं सिर्फ उसका पति हूँ। मेरे पुणे में एक अद्भुत स्वर्ग है, लेकिन मेरी पत्नी को यह पसंद नहीं है। वह ऐसी लड़की है जिसे जगह जगह घूमना, झुग्गियों और शायद रिसोर्ट्स में जाना भी पसंद है। अभी भी लेटना उसकी आदत नहीं है। अद्भुत स्वर्ग या मेरे पास जो होटल है, वह केवल उसके लिए बनाया गया था। मैंने उसे हर समय हलचल का एहसास दिलाने के लिए इसमें इस दुनिया के हर तत्व को मिलाया, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया, उसे यह पसंद नहीं है। डायरी मेरे हाथ में वापस आ गई है। क्या मैं तुम्हें बोर कर रहा? ओह, मैं नहीं हूँ, मुझे पता है, धन्यवाद। हम आज एक चाय बागान जा रहे हैं। मैंने बहुत सारे चाय बागान देखे हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि इसमें क्या अलग है। मुझे ठहराव से घृणा है। जब मेरे पति ने मेरे लिए साइकिल खरीदी तो मैं भाग खड़ा हुआ, या यूँ कहें कि साइकिल लेकर चला गया। मुझे अगले दिन साइकिल चलाना सीखना था, लेकिन मेरे पिता को मुझे सिखाने का मौका मिलने से पहले ही मेरा साहसिक कार्य शुरू हो गया। निसंदेह मुझे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि इसकी सवारी कैसी करनी है, और मैं गिरता रहा। मैं किसी अनजान राह पर भटक गया था। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं खो गया हूँ। मैं बस मज़े से सवारी करता रहा। मेरी और उधर मैं फिर से जड़ गई। यही मेरी मुलाकात उससे हुई, और यहाँ से मैं कार्यभार संभालूंगी। वह वहाँ थी, युवा लड़की। शोरावस्था उस पर हावी नहीं हुई थी। डार्लिंग, तब तुम 9 साल की थी, है ना? मैं कोई बड़ा नहीं था, मैं खुद 8 था। वह गिर गई, और उसके पहले से ही चोटिल घुटनों से खून की धारा बह रही थी। मेरा पालन पोषण एक सेना के जवान ने किया था, और मुझ में वीरता का खून बह रहा था। हालांकि वह जितनी अहंकारी और ज़िद्दी थी, उसने कभी भी मेरी मदद स्वीकार नहीं की।
जब उसने हिंसक तरीके से विरोध किया, तब तक मैं अपने रुमाल से उसके खून बहते पैर पर गांठ बांधने के लिए अपने घुटनों पर झुक चुका था। मैंने उसे हल्की नज़र से देखा और मुस्कुराया। यह एक चिरस्थायी गर्मी की शुरुआत थी। मैंने उससे पूछा, क्या वह अपने आप घर वापस जा सकती है? और एक बार फिर मेरी अद्भुत मनोरंजक लड़की ने मेरे प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए हाँ में सिर हिलाया। मैं फिर मुस्कुराया। मैंने उसके चेहरे को देख लिया था और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि शायद वो खो गई है। मैं खोया नहीं था, मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं बस एक अलग रास्ता तलाश कर रहा था। मैंने उसे अपने प्यारे घर के आसपास के कुछ स्थानों के बारे में बताया और उसने मुझे आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति दी, जैसे कि वह जानता हो कि मेरा घर कहाँ है। मुझे याद है कि वह रास्ता दिखाता था और मैं अपनी महिमा के बारे में अपने बारे में बातें करता था। लेकिन आप कुछ जानते हैं, ऐसा लगा, अच्छा लगा। मुझे बोलना, साझा करना, बातचीत करना पसंद है, लेकिन मेरे पिता ने हमेशा मुझे कोई भी दोस्त बनाने से प्रतिबंधित कर दिया था। उनके कारण गलत नहीं थे। हमारा इलाका ऐसा नहीं था जिसे आप सुरक्षित कह सकें। हालांकि इस 8 साल के बच्चे के पास किसी भी आदमी से ज़्यादा दिमाग था। हमारी पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। उसने बस साइकिल पकड़ी और बीच बीच में बहुत फीकी मुस्कान दे दी। वह फीकी मुस्कान ही थी जिससे मुझे प्यार हो गया। वह उस तरह का आदमी नहीं है जो ज़्यादा बात करता हो। किसने कहा मैं बात नहीं करता? अगर हम मेरी पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं उपन्यास लिख सकता हूँ, शब्दों का भंडार बना सकता हूँ और विवरणों का सागर बना सकता हूँ। जब उसने मुझे अपने स्थान के आसपास के स्थानों के बारे में बताया तो मुझे तुरंत कुछ एहसास हुआ। हालांकि उसे उसका एहसास थोड़ी देर बाद हुआ। हम पड़ोसी थे, संयोग मुझे नहीं लगता। निश्चित रूप से जब उसके पिता ने हमें दूर से देखा तो वह अपनी बेटी को गले लगाने के लिए उसकी ओर दौड़े। पुनर्मिलन की खुशी कुछ ऐसी ही थी जिसका वर्णन करने में शब्द हमेशा विफल हो रहेंगे। वह दर्द से बिलबिला उठी और रोने लगी। आखिरकार उसे एक पिता के कंधे की सुरक्षा महसूस हुई जिस पर वह हमेशा अपना भावनात्मक बोझ डाल सकती थी। उसके पिता ने मेरी ओर देखा। पिताजी? वह तो उसे देखता ही रह गया, शायद इसीलिए क्योंकि उन्हें उसमें अपना स्पष्ट प्रतिबिंब दिखता था। यह अनुमोदन की तीव्र दृष्टि थी, जैसे आप उसके मित्र हो सकते हैं। मेरे पिता ने कभी किसी व्यक्ति को इतने धीरे से रुक कर नहीं देखा था। और तथ्य यह है कि मेरा नया दोस्त कुछ ही दूरी पर रहता है। वह बिल्कुल ही भी विचलित नहीं हुआ। मेरे पिता और मेरे पति सबसे विनम्र इंसान थे। उनकी शिष्टता, उनकी चाल, उसमें एक लालियत था। दोनों पूरी तरह से निस्वार्थ धैर्यवान थे और तेज़ी से जिम्मेदारियां संभालते थे। उनकी सुंदरता तभी देखी जा सकती है जब आप रुक कर उन्हें देखें, और जब ये दोनों मिले तो मेरे जैसा हमेशा भाग दौड़ करने वाला व्यक्ति स्तंभ रह गया। वो वही पल था जब मैं उससे प्यार करने लगी थी। मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं तो केवल आपका प्रशंसक हूँ। जैसे जैसे हम बड़े हुए, हम एक दूसरे को से अक्सर मिलने लगे। टकटकी लगाने का हर सेकंड, अलविदा के मिनट, बातचीत के घंटे, पागलपन के दिन, खुशी के महीने और वर्षों का साथ हमें हमारी शादी तक ले आया। यह अफसोस की बात थी कि मेरे ससुर, जिन्हें मैं अपने पिता की तरह प्यार करती थी, हमारे साथ नहीं रह सके और बहुत जल्दी इस दुनिया को
छोड़कर चले गए। मेरी पत्नी वह रोई नहीं। उसने कहा कह वह वहाँ खुश नहीं होंगे अगर उसने मुझे इस तरह देखा। तो आओ चलें। जैसे ही हमने अपने जीवन की यात्रा एक साथ शुरू की, हमने एक घर खरीदने के लिए पर्याप्त कमाई करने के लिए कड़ी मेहनत की, जो हमारे संपर्ण के कारण जल्द ही एक साम्राज्य में बदल गया और हमारे पास होटलों की एक श्रृंखला थी। और ऐसा मत समझो कि मेरी पत्नी ने कभी यात्रा करना बंद कर दिया है। उसे मंत्रमुग्ध कर देने वाले पश्चिमी घाट के सबसे अंधेरे कोने का पता लगाने का दुर्लभ मौका मिला। मैंने वहाँ मेंढक की एक नई प्रजाति की भी खोज की। मैं अपने प्रिय को यह सब बताने के लिए वापस घर लौट आया। यह प्रश्न की रात थी और हम कार से ड्राइव के लिए निकले। मैं गाड़ी चला रहा था और मैं कैसे कर सकता था। हमारी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। मैंने उसे कार से बाहर फेंक दिया और इसीलिए मेरी पत्नी बेमुश्किल कुछ खरोचों के साथ बच गई। दूसरी ओर मैं मर गया। मेरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। हालांकि केवल भावनात्मक रूप से यह उसके लिए कठिन था, जैसे उंगली से कील का टूट जाना। वह 3 दिन तक लगातार रोती रही। उसका रोना तो बंद हो गया, लेकिन दुख नहीं रुका। मेरी पत्नी, जो ठहराव से नफरत करती थी, अब निष्क्रिय थी। वह हिली नहीं। वह वही बिस्तर पर पड़ी रहेगी और अब रोएगी भी नहीं। पुणे में होटल स्टाफ भी उससे उतना ही प्यार करता था जितना मैं करता था। वे उसे खुश करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन व्यर्थ। वह करीब 1 महीने बाद इतने लंबे समय में पहली बार अपने कमरे से बाहर निकली। मैंने एक सपना देखा, जहाँ मैंने तुम्हें देखा, प्रिय। यह वह सपना था जिसमें मुझे जगाया। मेरा सपना एक दुस्वप्न की तरह शुरू हुआ। हम उसी दुर्घटना के शिकार हो गए। मैं इसे दोबारा दोहराए जाने की भयावहता का वर्णन नहीं कर सकता। सब कुछ वैसा ही था, बिल्कुल वैसा ही। मेरी आंखें झलकने ही वाली थी, लेकिन कुछ अलग हुआ। मेरे प्रिय के बजाय यह मैं था और मर गया। मैं खुश था कि तुम्हें जीने का मौका मिला। मैं फिर रोया। वे शुद्ध खुशी के चांदी के आंसू थे, लेकिन वह खुशी क्षणिक थी। मैंने उसे रोते हुए देखा और इससे मेरा दिल इतना टूट गया जितना मैं उस पल सोच भी नहीं सकता था। वह शांत लेटा रहा और कुछ नहीं किया। उसके होटल की उसकी दुनिया थे, और चूंकि मेरे जाने के दर्द से उसे अंदर से मार डाला था, इसीलिए उसने उन होटलों की परवाह करना बंद कर दिया। उनकी कंपनी ढह गई, उनका जीवन ढह गया और वह उस मौत से भी अधिक दर्दनाक मौत मर गई जो मुझे दुर्घटना के कारण मिली थी। उस सपने ने मेरा दिल चीर दिया। उसे इतने दर्द में देखा मेरे लिए यातना थी। और तभी मेरी मधु जाग गई। उसे एहसास हुआ कि मेरे लिए उसका दुख क्या था। जब उसके सपने ने उसे मेरी जगह पर रख दिया था, वह सपना मानो उसकी भावनाओं के लिए अमृत जैसा था। उसकी हंसी वापस आ गई। उसने मेरे होटल के व्यवसायों को अपने हाथ में ले लिया और उनकी देखभाल करने लगी, और होटल का स्टाफ उसकी मदद करने के लिए तैयार था। वह फिर से वैसे ही यात्रा करने लगी जैसे वह पहले करती थी। वह हिलने लगी। अब वह जानती थी कि मैं कभी मरा नहीं था। मैं हमेशा उसमें जीवित था और हमेशा जीवित रहूँगा। उसने कलम उठाई और अपनी यात्राओं का वर्णन इस तरह करना शुरू कर दिया, मानो हम दोनों किसी जगह का पता लगाने के लिए गए हों।
उसने मेरे साथ स्थान पर भी लिखा, जैसे कि वह मैं ही हूँ। मेरे पति सदैव जीवित रहेंगे जब तक मैं उनके स्थान पर लिखती रहूँगी। यह डायरी हमने एक साथ बुक फेयर से खरीदी थी, जहाँ मैं उसे ले गया था। उन्होंने हमेशा चाहा था कि हम मिलकर पन्ने भरें। और देखो प्रिय, तुमने अपना वादा निभाया। तो क्या हुआ यदि आप शारीरिक रूप से मेरे साथ हैं, यहाँ नहीं हैं? आपने मुझे इतने सालों से जो प्यार दिया है वह अब भी मेरे पास है। मेरे लिए इस डायरी के पन्नों को एक साथ भरना ही काफ़ी है। चाय बागान यही है, क्या हम चलेंगे?